ITI सेकंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, जिसका हमारा आज का 8वां मॉड्यूल चल रहा है। मॉड्यूल का नाम है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इसके पहले के क्वेश्चन या तो इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है जो कि इंग्लिश और हिंदी में और दूसरा इंग्लिश और मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का मॉड्यूल है हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जिसे हिंदी में अनुमान और लागत कहते हैं। मतलब भी एस्टिमेट कितना करना है और उसका कॉस्टिंग कितना लगने वाला है। तो हर बार की तरह थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देते कि मतलब आपको ये पता हो ना कि इस यूनिट में है क्या, मतलब चैप्टर का नाम तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है तो शॉर्ट में हर बार की तरह 1 मिनट में हम बता देते हैं। ठीक है, देखो पहला वर्ड है इसमें एस्टिमेशन। पहला क्या है, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करना है आपको कि आपकी अभी शादी है। ठीक है, टाइम होंगी अभी बता रहे हैं आपकी शादी है अभी, तो आपको क्या करना है, पहले एस्टिमेट बनाना है कि आपको कपड़े के लिए कितना खर्चा आएगा, उसके बाद कितने लोगों को बुलाना है, कितने लोगों को खाना खिलाना है, कितने लोगों को मतलब कितने मेहमान रहेंगे, ये सब आप पहले एस्टिमेट बनाओगे। उसके बाद आप देखो 2 वर्ड है चैप्टर में, एक ही नहीं है, एक एस्टिमेशन है और दूसरा कॉस्टिंग है। ठीक है, तो एस्टिमेशन मतलब आपका क्या हो गया, अनुमान, हमने अनुमान लगा लिया। उसके बाद कॉस्टिंग, कपड़ा खरीदने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा, और बैंड वाले को कितना पैसा देना है, कैटरिंग वाले को कितना पैसा देना है, तो कितने खाने के लिए कितना लगेंगे, अब सब कुछ हम उसका कॉस्ट का टोटलिंग करेंगे, तो उसको कहते हैं कॉस्टिंग। क्या कहते हैं, कॉस्टिंग, मतलब उसको लागत कहते हैं। तो पूरे चैप्टर पर वही है कि हमें कैलकुलेट करना है, या तो किसको क्या कहते हैं, मतलब कैलकुलेट करना है मतलब अंदाजा लगाना है कि मतलब कितना मटेरियल लग सकता है, ये हो गया एस्टिमेशन, और उसका खर्चा कितना होने वाला है उसको कहते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, मतलब लागत कितने लगने वाले। चैप्टर पर वही है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, और ये हमारा लास्ट यूनिट है, तो इसके 2 वीडियो रहेंगे आज, मतलब ये पहला और दूसरा, क्योंकि तो क्वेश्चन ज़्यादा है, 40 के आसपास है, तो एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकते, तो आधे एक दिन में करेंगे और आधे दूसरे वाली वीडियो में कर देंगे। ठीक है, और ये सेकंड ईयर का जो सभी के लिए कॉमन है, जिसका लास्ट यूनिट है, इसके बाद का मतलब ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा जैसे इसके 2 वीडियो अपलोड हो जाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 221। इसके पहले के क्वेश्चन आई बटन में आपको मिल जाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी जो स्टूडेंट नहीं उनको हम बता देते हैं कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में समझाते हैं, आपको जो लैंग्वेज समझते हैं आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। एडिशनल अगर आप महाराष्ट्र से हो तो मराठी भी लैंग्वेज में हम PDF अपलोड कर चुके हैं, सिर्फ आपको प्रिंट लगा लेना है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर टर्म यूज फॉर अ रेफरेंस टेबल। ठीक है, तो आप अगर थ्योरी पढ़े होंगे आपके क्लास में, मतलब आप ITI में अगर पढ़े हैं थ्योरी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, अगर आप कोरोना में टोटली आप घर में ही रहे होंगे, आप पढ़े नहीं होंगे, तो आपको ये सब वर्ड थोड़े से नए नए लग सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम शॉर्टकट में बता देंगे। आपको पता है कि हमारे वीडियो का भी है, आज का वीडियो है हमारा MCQ का, तो इसमें हम थ्योरी नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तभी भी शॉर्ट में हम बताते जाएंगे डिटेल में जितना पॉसिबल है उतना, ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द अदर टर्म, मतलब अन्य शब्द पूछा है। अन्य शब्द मतलब दूसरा वर्ड, जैसे पता है ना आपका एक नाम होता है और आपको पुकारने का और एक दूसरा नाम होता है, उसी तरह रेफरेंस टेबल को पुकारने के लिए मतलब उसको दूसरा नाम कौन सा है, तो ध्यान में रखना है आपको, उसको इंफॉर्मेशन टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेबल। तो अभी ये भी बता देते कि रेफरेंस टेबल मतलब क्या, तो एक टेबल होती है जिसमें वैल्यू होती है, जैसे हमारा टेबल होता है ना मल्टीप्लिकेशन का, 2 × 2 4 × या तो स्क्वायर रूट का या तो अंडर रूट का। हमें दिमाग लगाना नहीं और कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आपके पास टेबल चार्ट अवेलेबल है, आप फट से देख लेंगे कि अंडर रूट 15 मतलब कितना होता है, उस तरह का टेबल होता है। इसके टेबल की बात नहीं कर रहे हम, एस्टिमेशन का टेबल अलग होता है, सिर्फ एग्जांपल बता रहे हैं। उस तरह का एक रेफरेंस टेबल होता है, तो उसका दूसरा वाला जो नाम है जिसको इंफॉर्मेशन टेबल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी रहेगा। बाकी देखेंगे, देखो एक है डिक्शनरी। डिक्शनरी का काम क्या है, ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट मतलब हिंदी मराठी, मराठी हिंदी इंग्लिश, ये वर्ड का हम ट्रांसलेट करते हैं, डिक्शनरी में होता है ये सब, पता है।
बायोग्राफी मतलब क्या, जैसे बायोपिक होता है ना, मतलब बायोग्राफी के मतलब बायोग्राफी फिल्म होती है, मतलब हमारे लाइफ के ऊपर एक आधी फिल्म बना देंगे, वो बायोपिक कहते हैं उसको। तो वही बायोग्राफी मतलब किसी का चरित्र लिखा जाता है, जैसे जीवन का, देखो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, पढ़ लेना है। बिब्लियोग्राफी मतलब ग्रंथ सूची, मतलब आपने एक आधा आर्टिकल लिख दिया है तो आपने कहाँ से उसको पढ़ के आपने लिखा है, तो उसकी जो सूची होती है उसे क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी कहते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो ध्यान में रखना है। रेफरेंस टेबल मतलब क्या होता है, आपका इन्फॉर्मेशन टेबल, उसका दूसरा नाम है। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैंडबुक रेफर्ड बाय मशीन इंजीनियर। देखो अभी ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं, दो तीन तरीके से पूछ सकते हैं। अभी पूछा है हमें मशीन इंजीनियर, उधर ध्यान दीजिए। हैंडबुक मतलब ऐसी शॉर्ट वाला हैंडबुक जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके होता है कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो ये सोल्यूशन है उसका, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा होता है, पॉकेट में लेके हम घूम सकते हैं, मतलब जैसे छोटा डिक्शनरी होता है उसी तरह हैंडबुक होता है। हमारे इंजीनियर लोग साथ में लेके घूमते हैं उसको। ठीक है, तो देखो अगर इंजीनियर बोला होता सिर्फ, तो आपको आंसर क्या करना है, पेरिचेरिकल, ये आंसर मारना है, सिर्फ इंजीनियर कहे तो। अभी क्या कहा है मैं, मशीन इंजीनियर, तो मशीन इंजीनियर के लिए मार्क स्टैंडर्ड ध्यान में रखना है, हैंडबुक के नाम है ये। ठीक है, मतलब टाइप है उसके। और केमिस्ट्री फिजिक्स का है तो सीआरसी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मशीन इंजीनियर के लिए क्या है हमारा, मार्क स्टैंडर्ड है, ध्यान में रखना है। और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो पता है, डिक्शनरी का ही टाइप है, बट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी होती है। तो ये तो ट्रांसलेशन मतलब एक आधे वर्ड का दूसरा मीनिंग, या तो इंग्लिश टू इंग्लिश भी होता है डिक्शनरी, जरूर नहीं है इंग्लिश टू अदर लैंग्वेज हो, सेम लैंग्वेज भी होती है, उसका दूसरा मीनिंग दिया होता है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी तो ऑप्शन है ही नहीं। अभी तीन ही ऑप्शन है, हमने बता दिए कि कब कौन सा ऑप्शन चूज करना है। अभी हमें पूछा है मशीन इंजीनियर, तो मशीन इंजीनियर के लिए आपको टिक करना है मार्क स्टैंडर्ड। किसी को भी दिक्कत नहीं है लगेज तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, आगे वॉट इज द हैंड बुक। ठीक है, तो हैंड बुक मतलब क्या, अभी हमने एक्सप्लेन किया, जो शॉर्टकट में मतलब रेडी होता है उस बुक में लिखा है, तो कैलकुलेशन है या तो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो बार बार आपकी इंडस्ट्री में या तो वर्कशॉप में आप कहीं पे भी होते हैं, तो शॉर्टकट में यूज करने के लिए इंजीनियर लोग यूज करते हैं हैंडबुक को, जो मतलब प्रीवियस कैलकुलेशन होता है या तो इसके पहले जो कुछ हो चुका है उसके बारे में उस हैंडबुक में लिखा होता है। ठीक है, तो क्विक आंसर निकालने के लिए, तो क्विकली कुछ एक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे पूछे व्हाट इज द हैंडबुक, तो हैंडबुक मतलब क्या होता है, मॉडल बुक और प्रीवियस वर्क, ऐसे नहीं बोल सकते, टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क। टाइप ऑफ रेफरेंस मतलब इसके पहले अगर कुछ वर्क हुआ है तो उसका उसी का रेफरेंस, मतलब वही काम अगर हम दोबारा कर रहे हैं तो उस हैंडबुक में उसकी जानकारी पहले से ही रहेगी। ठीक है, और अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन के उसमें क्या होता है, कलेक्शन भी होते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, तो इसको क्या कहते हैं हम, हैंडबुक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। जो हिंदी स्टूडेंट है आपको क्या करना है, हिंदी में पढ़ते जाना है। क्यों, तो हो सकता है आपको इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है, बट हम बात तो हिंदी में ही कर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप सबटाइटल एक्टिवेट करेंगे ना, यहाँ पे ऐसे लिख के भी आता है हिंदी में। ठीक है, मतलब नया यूट्यूब का नया इन्वेंशन है अभी ये। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद विच स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट टू बी कंसिडर फॉर एस्टिमेशन। अभी देखो एस्टिमेशन मतलब पहले बता दिया, अंदाजा निकालना है, हमें अंदाज पत्र बनाना है कि अभी आपकी शादी है और आपको एस्टिमेट करना है कि कितने लोगों को बुलाना है, क्या करना है, तो इसका रेट अभी आपको टैली करना है। जैसे आपने हमें पूछ लिया कि सर आपकी शादी कब हुई, तो हम बोलेंगे 50 साल पहले, और आप हमें पूछेंगे तो सर जी खर्चा कितना है, तो हम बोलेंगे कि 50 साल पहले हमारा 10,000 में शादी हो गया। बट आज क्या आप 10,000 में शादी कर सकते हो, नहीं कर सकते, सब कुछ महंगा हो गया। मतलब ये रेट क्या होते हैं, दिन बे दिन मतलब चेंज होते रहते हैं, मतलब बढ़ते कम होते, कम तो होने का सवाल ही नहीं है, बढ़ती ही रहती है, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हम तो चेंज होते। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि आपको अभी रेट निकालना है एस्टिमेशन का, जैसे शादी करना है आपको तो आपको आपकी खर्चा निकालना है। तो खर्चा निकालने के लिए आप रेफरेंस के लिए रेट कब के देखोगे, आप रेट देखो, एक एक करके ऑप्शन देखो। लास्ट ईयर का रेट मतलब पिछले साल का रेट देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे। क्यों, तो पिछले साल और इस साल में बहुत सारा अंतर होता है हमेशा, कौन सा भी साल रहे। उसके बाद बोला है कि 10 साल पहले का देखेंगे, लास्ट मतलब आखिरी 10 साल। ये तो पॉसिबल नहीं भाई, 10 साल पहले तो पेट्रोल का रेट क्या था और आज क्या है आपको पता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, पहला गया दूसरा गया। 5 साल पहले का, तो 5 साल पहले का भी बहुत डिफरेंस होगा। आपको क्या करना है, जब भी एस्टिमेट का रेट देखना है तो हमें करंट ईयर का देखना है, मतलब आज क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से हम एस्टिमेशन का कॉस्टिंग करेंगे, बराबर है। तो लास्ट ऑप्शन है हमारा डी, तो उसमें लिखा है कि करंट ईयर का हम क्या करेंगे, रेट देखेंगे, उसी के हिसाब से क्या करेंगे, एस्टिमेट का कॉस्ट निकालेंगे। किसी को दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सभी के देखो, एक बार अगर आपको क्वेश्चन ध्यान में आ गया ना, आंसर मतलब देखो ये पूरा मॉड्यूल है ना, जनरल मॉड्यूल है, मतलब पूरा मिक्सअप है कह सकते हैं। यहाँ पे कोई मतलब ऐसे कोई ज्यादातर चीजें याद करने की नहीं है, बिल्कुल जनरल वाली है जो हमारे डेली के लाइफ में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह के क्वेश्चन है और आंसर भी उसी तरह के देना। ये भी तो जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑप्शन क्या था, डी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द ओवर एस्टिमेट। अभी देखो दो वर्ड आपको दिखेंगे, एक ओवर और एक अंडर दिखेगा, तो आपको एस्टिमेशन अभी समझ गया आपको। आपने क्या किया, एस्टिमेट मतलब एक अंदाज बनाया। अगर आपने अंदाज हम शादी का एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब एक ही एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे लास्ट तक, ठीक है। तो अभी आपको शादी करना है, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको 10 लाख रुपए खर्चा आने वाला है। कितना लाख, 10 लाख। तो ये तो हमने पहले अंदाजे से, मतलब एक स्टैंडर्ड है कि 10 लाख हमारा बजट है, 10 लाख में हमें करना है। घर बनाना, अगर घर भी बनाना है आपको, तो वही एग्जाम्पल कंसिडर कर लीजिए। हम शादी का ही करेंगे, आप घर बनाएंगे पता नहीं, बट शादी तो आप करने वाले हो 100% पता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमने 10 लाख डिसाइड करके रखा है, 10 लाख तक हमें खर्चा करना है, बट हमारा एस्टीमेट और उसका कॉस्टिंग करने के बाद आपको पता चला कि 10 का 12 लाख हो गया, मतलब क्या हो गया, ऊपर चला गया है। तो ऊपर जब जाता है तो उसको ओवर एस्टीमेट कहते हैं, ठीक है। वही अगर हमने 10 लाख कंसिडर करके रखा और एस्टीमेट कॉस्टिंग करने के बाद पता चला कि हमें 8 लाख ही खर्चा लग रहा है, 8 लाख का, तो दो मतलब ये 10 से क्या होगा, कम हो गया। तो जब कम होता है तो उसको अंडर कहते हैं, और ज्यादा होता है तो उसको क्या कहते हैं, ओवर कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे आप, व्हेन एन एस्टीमेट इज एक्सीड, एक्सीड मतलब आगे जा रहा है, एक्सीड मतलब क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। तो आगे जा रहा है तो एक्चुअल एस्टीमेट से, एक्चुअल जो हमने कंसीडर करके रखा था उससे अगर ज्यादा हो रहा है बजट आपका, तो उसको क्या कहते हैं, ओवर एस्टीमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवर एस्टीमेट। तो आपको वर्ड ध्यान में रखना है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और से अभी पूछा है कि अंडर एस्टीमेट, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाए तो ओवर और मतलब नीचे जाए तो अंडर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, इट फील शॉर्ट ऑफ एक्चुअल एस्टीमेट, मतलब एक्चुअल एस्टीमेट से क्या रहेगा, वो कम रहेगा, शॉर्ट रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम, अंडर एस्टीमेट कहेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। देखो एक क्वेश्चन अगर समझ गया तो आप दोनों भी क्वेश्चन इजीली समझ सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the term used for the method of calculating various quantities and expenditure? ठीक है, अभी पूछा है कि टर्म मतलब उसको क्या कहते हैं, मतलब जो शब्द यूज करते हैं ना, कौन सा शब्द यूज करते हैं, काय के लिए, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ क्वांटिटी। जैसे कोई भी काम करना है घर में, अगर वायरिंग करनी है आपको, तो उसका भी हम क्या करेंगे, पहले एस्टिमेट निकालेंगे, मतलब कितना वायर लगने वाला है, कितनी स्विच सॉकेट ये लगने वाले हो। कोई भी काम करे, प्लम्बिंग का काम कर रहे हो आप, वेल्डिंग का काम कर रहे हो, कोई भी घर बना रहे हो, ईंट कितनी लगने वाली है, ये सब कैलकुलेशन करते हैं। और उसके बाद उसकी क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कितना लगने वाला है खर्चा, मतलब कॉस्टिंग। तो ये किस में करते हैं, मतलब उसके लिए टर्म कौन सी यूज करते हैं, तो टर्म यूज करते हैं हम एस्टिमेशन। देखो ड्राइंग भी नहीं करते, स्पेसिफिकेशन भी नहीं करते और प्लान भी नहीं करते, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम, एस्टिमेशन कहेंगे। जैसे अभी शादी करना है आपको, तो आपको सबसे पहले एस्टिमेट बनाना जरूरी, नहीं तो बाद में क्या होगा कि पैसे खत्म हो जाएंगे, बाकी के मेहमान आप बिना खाने खाए घर चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होने को ना, इसलिए आपको एस्टिमेट करना है, उसका कॉस्टिंग निकालना है, सबसे पहले हमारा काम है, ठीक है। क्यों, तो अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी अनपढ़ नहीं हो आप, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the main factor to be considered while preparing the detail estimate? अगर आपको डिटेल एस्टिमेट बनाना है तो कौन से मेन फैक्टर आपको कंसीडर करना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्वांटिटी, देखो एस्टिमेट बनाते हो क्या होता है, देखो अगर आप एक चीज, आप किसी दुकान में जाते हो तो आपको पता है, उसको बोलेंगे कि हमें कोई पर्टिकुलर, जैसे बिस्किट लेने गए आप, बिस्किट का पॉकेट लेने गए, तो आपको जाके पूछेंगे कि भाई इसका रेट कितना हो, 5 रुपये बताएंगे, और फट से आप उसको बोल देंगे ना कि हमें भाई एक नहीं चाहिए, हमें 100 चाहिए, तो फट से क्या बोल देंगे, भाई 50 पैसे हर पॉकेट के पीछे कम दे देना। मतलब क्या होता है, जितनी क्वांटिटी बढ़ते जाती है उसके हिसाब से उसका रेट भी कम होता है। तो ये वही एस्टिमेट करते हो, ये सब सोचना है कि अभी बिस्किट कहाँ पे मिलेगा, बिस्किट हमारे घर के पास मिलने वाला है कि हमें दूसरे गांव से लाना है या तो जिले से लाना है, ये भी हमें देखना है, क्यों तो ट्रांसपोर्टिंग का भी खर्चा आता है। तो ये सब मेन वाले फैक्टर है, वो सब हमें सोचना पड़ता है एस्टिमेट करने के पहले। भले ही अभी दिल्ली में अभी मिलता होगा 5 रुपये में, बट हमारे घर तक आते आते वो 50 रुपये हो जाता है, तो हम 5 रुपये नहीं कंसिडर कर सकते, उसको क्या करना है 50 रुपये, क्यों तो ट्रांसपोर्टिंग का भी चार्ज उसके ऊपर लगने वाला है। यही सब सोचना पड़ता है जब हम एस्टिमेट करते हैं तब, ठीक है। तो वही देखो, क्वांटिटी देखना है, मतलब कितनी क्वांटिटी है, अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल है कि नहीं अपने आसपास, या नहीं तो फिर पता चला कि अमेरिका से बुलाना पड़ेगा बाद में। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, मतलब उसको लाने के लिए कितना खर्चा लगने वाला है, ये सब मेन फैक्टर होते हैं एस्टिमेट करते हो, जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विच अथॉरिटी पब्लिश शेड्यूल ऑफ रेट। अभी कौन सी अथॉरिटी है जो रेट को
कंफर्म कर दी, मतलब वो डिसाइड कर दी थी कि इसका रेट इतना रहेगा, इसका रेट इतना रहेगा, आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते या तो इससे ज़्यादा रेट नहीं रख सकते। आप ये ना सोचिए कि हमने एक आधा कुछ बना लिया चॉकलेट है बिस्किट और अपने मन से उसका रेट फिक्स कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब करने का प्रोसीजर होता है, अभी आप कंपनी खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? ये करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि किसका कितना रेट रहेगा, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट? बुकलेट का नाम क्या है? अभी कौन से बुकलेट का देखो जिसमें रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस, बैंक, बंच, टैग और कैटलॉग। कैटलॉग वाला हमारा ऑप्शन अभी क्यों है तो हम एक्सप्लेन कर देते। देखिए आप दुकान में जाते हो, अगर शर्ट खरीदने भी जाते हो तो अभी कई जगह भी जैसे बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं तो वहाँ पे अवेलेबल रहे आपके शर्ट वगैरह लगा के तो कोई दिक्कत नहीं है, बट खोलने से अच्छा है कि आपको कैटलॉग दिखा देते हैं। कैटलॉग मतलब एक चार्ट रहेगा जिसके ऊपर शर्ट के कलर, शर्ट के डिज़ाइन और शर्ट के प्राइस रख देते हैं, मतलब लिखा होता है उसके ऊपर। आपको वहीं पे देख के आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं हमें ये चाहिए, ठीक है। तो उसको कैटलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कैटलॉग। तो मतलब वही मूल्य सूची या तो कैटलॉग वाली सूची, तो उसको क्या कहते हैं? प्राइस कैटलॉग। देखो हिंदी में भी लिखा है मूल्य सूची। तो क्वेश्चन वही पूछा था कि जिसमें वेरियस रेट लिखे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्राइस कैटलॉग। नाम ध्यान में रखना है, हिंदी में सूची कहते हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या था? ऑप्शन डी था। आगे, वॉट इज द टर्म फॉर द डिटेल ऑफ मटेरियल? अभी देखो कौन सी टर्म यूज करेंगे, देखो डिटेल ऑफ मटेरियल, ब्रांड नेम, ग्रेड ऑफ क्वालिटी, रेटिंग ऑफ करंट एंड वोल्टेज। देखो आप अगर दुकान में जाते हो, समझो कोई भी, मतलब जरूरी नहीं, आप बिस्किट भी लेने जाते होंगे, अभी उसमें वोल्टेज करंट नहीं रहेगा, बट तभी भी एक एग्जाम्पल, अगर बिस्किट लेने गए आप तो बिस्किट के ऊपर उसका नाम लेके रहेगा, मतलब आप कहेंगे कि नहीं हमें ब्रिटानिया क्या चाहिए, कोई कहेगा हमें पार्ले का चाहिए, कोई और मतलब जो भी कंपनी होंगी वो मतलब ब्रांड हो गया, उसके ऊपर ब्रांड का नाम लिखा होता है। बिस्किट कैसे बना है उसका मतलब उसको स्पेसिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्पेसिफिकेशन। तो अभी आईटीआई में बिस्किट तो लेना नहीं है, अभी फॉर एग्जांपल अभी स्विच लेने के लिए गए आप तो वहाँ पे कंपनी का नाम लिखा होता है, कोई हैवल हो, एंकर हो, जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे वो कंपनी का नाम। उसके बाद कितना करंट सह सकती है, कितना वोल्टेज के ऊपर, मतलब कितना वोल्टेज लगता है उसके लिए, वोल्टेज पे काम करती है, ये सब उसके ऊपर लिखा होता है। तो उसको क्या कहते हैं? वो सब लिखा तो होता है बट उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्या कहते हैं उसको? स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। शायद क्वेश्चन अगर आपको समझे तो आंसर बड़ा इजी होता है, हमने इसके पहले भी आपको बताया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन सभी को समझ गया। चलिए इसका ऑप्शन बी था। आगे का क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग? अभी देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग, देखो कोई कितना अच्छा क्वेश्चन है, अभी इसका तो आंसर आप सभी को आने को ना। क्वेश्चन में पूछा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब यूज क्या है? आपको भी सब्जेक्ट है, आप अभी सब जन ITI कर रहे हो, सभी को पता है कि सबको इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉमन है। फर्स्ट ईयर में भी था, सेकंड ईयर में भी है, सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, देना ही है। इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो है, तो अभी है तो किस लिए? मतलब फालतू दे पागल है के एग्जाम लेने वाले आपको तकलीफ देने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट रखा है क्या? नहीं। तो इससे क्या होता है, मतलब किस लिए करते हो? तो देखो ऑप्शन में देखेंगे आप, ये फॉर एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। तो इसके कारण क्या होता है, अगर आपने ड्राइंग बना लिया, समझो अभी सिविल का ड्राइंग हो, इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग हो, मैकेनिकल का ड्राइंग हो, कोई अगर आप कार बना रहे समझो, तो पहले आप उसका ड्राइंग बना देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगाना है, मतलब कौन सा पार्ट कहाँ पे लगने वाला है, कितने पार्ट लगने वाले हैं, कौन सा बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, फिर किसके बाद किसको लगाना है, ये सब हम डिसाइड कर सकते हैं ड्राइंग देख के। क्या देख के? ड्राइंग। घर भी बनाना है तो ऐसे आपको ड्राइंग बहुत जरूरी होता है, इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, आपके मतलब सभी के लाइफ में, ठीक है। तो वही यूज है हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, फॉर एस्टिमेशन, मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मटेरियल लगने वाला है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, मतलब उसके ऊपर आप काम भी कर सकते हो, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी ये भी हम ड्राइंग से पता कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। ये कलरफुल अपीयरेंस वो सब नहीं है, रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज कॉस्ट, ये सब ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद What is the other term for the pocket reference in engineering work? देखो पॉकेट रेफरेंस मतलब जैसे हमने बोला इसके पहले, हैंडबुक जो पॉकेट में लेके घूम सकते हैं आप,
ठीक है ना, उसको तो वही पूछा है कि पॉकेट रेफरेंस को दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन देखेंगे हैंडबुक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? हैंडबुक। शुरुआत में ही इसके ऊपर क्वेश्चन आया था और हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी था, तो अभी और से डबल नहीं बताएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें टाइम की बहुत अहमियत है, इसलिए हम फटाफट जाते फालतू की बकवास नहीं करते, ठीक है। विच वन इज रिलेटेड टू एस्टिमेशन ऑफ वर्क। अभी इतना जो है एस्टिमेशन ऑफ वर्क से रिलेटेड कौन सा वर्ड है चारों में से, ठीक है। तो ध्यान में रखना है बिल ऑफ मटेरियल, वर्ड ध्यान में रखिए, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल मतलब ही क्या होता है हमारा? एस्टिमेशन वर्क होता है। क्या होता है? एस्टिमेशन वर्क मतलब वहाँ पे लिखा होता है कि कितना मटेरियल है। जैसे आप आईटीआई में ना, आपका प्रैक्टिकल जब एग्जाम होता है, आप मास्टर को पूछ के देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले हमें बिल ऑफ मटेरियल आता है, मतलब हेड ऑफिस से, ठीक है। उसके हिसाब से मतलब क्या होता है उसमें कि आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, तो फिटर के लिए आपको ये मटेरियल जमा करके रखना है, मतलब वहाँ पे लिखा होता है इतने स्टूडेंट के लिए इतना मटेरियल आपको, मतलब क्या होता है? एक सूची होती है, एस्टिमेशन वर्क होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। अभी टोटल कॉस्ट मतलब अभी और एग्जांपल देते थे, हमने अभी पूछ लिया आपको कि शादी को खर्चा कितना है, तो आप टोटल कॉस्ट बता देंगे कि 10 लाख लगे सर जी, ऐसे बोल देंगे। तो हमने ये पूछा कि आपको कि कपड़ा कितने का हुआ, नहीं पूछा। हमने पूछा ये नहीं पूछा कि खाना खाने के लिए कितना लगा पैसा, हमने पूछा कि टोटल आपको शादी को कितना खर्चा है, तो उसी को कहते हैं टोटल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो वही इसे यहाँ पे देखेंगे तो पूरा जैसे रॉ मटेरियल सिर्फ ओनली कुछ नहीं रहेगा, ओनली कुछ नहीं रहेगा, रॉ मटेरियल भी रहेगा, मतलब कच्चा माल कितना लगा, और उसके बाद मशीनिंग कॉस्ट मतलब उसको प्रोसेसिंग के लिए कितना लगा, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट सी। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन सी रहेगा। देखिए जनरल लाइफ के अगर आप एग्जांपल ध्यान में रखते हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये मॉड्यूल तो टोटली जनरल नॉलेज वाला है, ठीक है। आगे आगे देखेंगे ना तो और ज़्यादा जनरल नॉलेज है। देखिए आगे, हु प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन। अभी एस्टिमेशन कॉस्ट, अभी भाई सिंपल सा है। अभी अगर हम पूछेंगे कि एरोप्लेन कौन चलाएगा, तो पायलट ही चलाएगा, ड्राइवर तो नहीं चलाएगा, बराबर है। ट्रेन कौन चलाएंगे तो उसको ड्राइवर नहीं कहेंगे, उसको लोको पायलट कहेंगे। वैसे ही अभी एस्टिमेशन निकालने के लिए एस्टिमेट निकालने वाला ही चाहिए ना, मिस्त्री थोड़ी ना निकालेगा, या तो हम टीचर लोग थोड़ी ना, मतलब आपका इंस्ट्रक्टर है वो निकालेगा क्या एस्टिमेट? नहीं, एस्टिमेट निकालने वाला आदमी एस्टिमेट निकाल सकता है, बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, ऑपरेटर एस्टिमेट नहीं निकाल सकता। क्वालिटी इंस्पेक्टर, उसका काम होता है कि क्वालिटी चेक करना, मटेरियल का क्वालिटी चेक करना, वो भी एस्टिमेट नहीं निकाल सकता। ड्राफ्ट्समैन मतलब जो ड्राइंग वगैरह बनाता है उसको ड्राफ्ट्समैन कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन बना सकता है? जो एस्टिमेटर है, अनुमानक, यहाँ पे लिखा है अनुमानक। तो आपको हिंदी इंग्लिश आपको जो अच्छा लगता है वो ध्यान में रखिए। हमें तो लगता है कि इंग्लिश ही अच्छा है, बट वो आपकी चॉइस है, आपको क्या अच्छा लगता है, तो बराबर है। तो एस्टिमेटर क्या कर सकता है? एस्टिमेट बना सकता है। जैसे ट्रेन लोको पायलट चला सकता है, और एरोप्लेन कौन चला सकता है? पायलट चला सकता है, हम ड्राइवर नहीं चला सकता अपनी गाड़ी का, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे, विच वन इज इंडिकेटेड इन मशीनिंग एस्टिमेशन शीट। अभी देखो मशीनिंग की एस्टिमेशन शीट होती है, तो उसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें से जो ऑप्शन दिए ना, इसमें से क्या इंक्लूड करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि मशीनिंग की जब एस्टिमेट करते हैं, शीट बनाते हैं, तब आपको उसमें रॉ मटेरियल याद मतलब मिलाना पड़ता है, मतलब उसका भी टोटल लेना पड़ता है, जैसे टोटल कॉस्टिंग में लिए थे हम। तो क्या मशीनिंग एस्टिमेशन शीट में आपको रॉ मटेरियल का भी कॉस्ट इंक्लूड करना होता है। इसके पहले भी सेम क्वेश्चन, मतलब इसी के आधार पे क्वेश्चन हो चुका है अपना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट है, What is the minimum permissible size of aluminium wire use in estimation। देखो एस्टिमेट करते वक्त आपको, अभी आप कॉपर का भी वायर यूज कर सकते हो, या तो एल्यूमिनियम का भी वायर यूज कर सकते हो। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपने एल्यूमिनियम कंसीडर किया है, तो आपको उसका कम से कम थिकनेस कितना कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, उसका कम से कम थिकनेस आपको 1.5 स्क्वायर mm ध्यान में रखना है, इससे आप कम वाला कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, यही अगर कॉपर है तो आप 1.5 के नीचे जा सकते हो, बट अभी यहाँ पे एल्यूमिनियम पूछा है, तो ध्यान में रखना है एस्टिमेट करते वक्त एल्यूमिनियम में 1.5 से नीचे नहीं आना है, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the minimum permissible area of conductor UG केबल। UG मतलब होता है अंडरग्राउंड केबल, पता है ना, मतलब जमीन के अंदर से डालते हैं उसको अंडरग्राउंड केबल कहते हैं। तो यहाँ पे भी पूछा है कि मिनिमम परमिसिबल एरिया पूछा है। जैसे इसके पहले ये पूछा था ना एस्टिमेशन करते वक्त, तो हमने क्या किया 1.5 स्क्वायर बताया था,
ठीक है, केबल एल्यूमिनियम का था तब। तो अभी ये केबल पूछा है, अंडरग्राउंड वाला केबल है, अंडरग्राउंड केबल है 3.5 कोर। 3.5 मतलब जिसको 3.5 कहते हैं, क्या कहते हैं 3.5 मतलब 3 पूरे रहेंगे और एक क्या रहेगा, आधा रहेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि मिनिमम, तो मिनिमम आपको ध्यान में रखना है, मिनिमम होता है 50 स्क्वायर mm। क्या होता है 50 स्क्वायर mm। अब ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, चेंज होगा तो क्या होगा, देखो अगर 2 कोर केबल की बात करेंगे, ये 2 कोर केबल है, 2 कोर है इसमें, 2 कोर केबल अगर मिनिमम पूछे तो ध्यान में रखना है 6 स्क्वायर mm चाहिए, 6 से लेकर 25 तक, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। वही हमारा 3.5 है आज का, तो 3.5 मतलब देखो ये 3 बड़े है और ये चौथा वाला छोटा है, मतलब आधा है, इसलिए उसको केबल को क्या कहते हैं 3.5 मतलब 3.5 केबल हो गया ये, बराबर है, अंडरग्राउंड वाला केबल है। तो इसका 50 स्क्वायर mm से ज़्यादा होना, तो मिनिमम कितना हो गया 50 स्क्वायर mm हो, इससे कम हमें नहीं चलेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा 50 स्क्वायर mm, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट। रिलायबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, विश्वसनीय। कोई भी बात हो, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी अगर ऊपर ऊपर पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, तो उससे अच्छा पढ़ाना हमारा होता है डिटेल में। जब हम डिटेल में मतलब एक ही क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन हम आधा घंटा पढ़ाएंगे डिटेल में, वो सबसे अच्छा होता है। बट अभी कंडीशन वैसे नहीं है, हमें आधे घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने पड़ते हैं, तो ये अच्छा नहीं है ना, मतलब अभी सोल्यूशन नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये क्वेश्चन हम आधे घंटे में पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, तो कितना अच्छा होगा देखो। तो उसी तरह का एस्टीमेट कौन सा अच्छा होगा, जो डिटेल में रहेगा, डिटेल में पूरा बारीकी से लिखा रहेगा, मतलब एक एक चीज का नाम कि मटेरियल कितना लगने वाला और उसका प्राइस कितना होगा, मतलब एक एक रुपया भी नहीं छोड़ा है उसमें, तो ये हमेशा एस्टीमेट अच्छा रहेगा, तो डिटेल वाला एस्टीमेट होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे आप, तो ये क्लीन क्यूब ये कुछ नहीं, डिटेल वाला जो एस्टीमेट है, जो ऑप्शन हमारा डी पे है, मतलब विस्तृत अनुमान का है, विस्तृत मतलब एकदम डिटेल वाला एस्टीमेट, हमारे लिए सबसे अच्छा एस्टीमेट रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which I rule to be verified on completion of wiring on any new installation। देखो ये इलेक्ट्रिशियन वाले जो ट्रेड के स्टूडेंट हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है आई रूल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, मतलब IE रूल कहते हैं उसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन वालों को 100% ये आंसर भी आने को ना इसका। ठीक है, तो कौन सा रूल है आई रूल, जो इलेक्ट्रिशियन मतलब अपना आपका घर बन गया या तो आपका वर्कशॉप बन गया, कंपनी बन गई, तो उसका इंस्पेक्शन करना है, तो कौन से रूल के तहत होता है, या तो कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे। तो ध्यान में रखना है कि आई रूल 1956, ये आपको ध्यान में रखना है 1956। उसके बाद 2003 में थोड़ा सा उसमें चेंज हो गया, उसके बाद 2010 में और से एक डिपार्टमेंट उसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो बट आपको ये 2003 2010 ध्यान में नहीं रखना है, आपको ध्यान में रखना है 1956। ठीक है, ये वाला आई रूल क्या होता है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what describe the detail specification for the term of item of work। देखो what describe the detail specification, मतलब डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या, मतलब क्या डिस्क्राइब करता है। तो देखो क्या क्या डिस्क्राइब करता है, वो बताता है कि क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है, मतलब कौन सी क्वालिटी का मटेरियल है, उसके अंदर कितने क्वांटिटी, मतलब स्विच का डब्बा है तो उसके क्वालिटी भी लिखे रहेंगे, स्टैंडर्ड है कि मीडियम है कि हाई क्वालिटी का है, उसके अंदर कितने स्विचेस है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सब लिखा रहेगा। तो वही पूछा है कि क्या डिस्क्राइब करते हैं। ये देखो स्पेसिफिकेशन के ऊपर इसके पहले क्वेश्चन आया था, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना ये सब चीज़ें आती है स्पेसिफिकेशन में डिस्क्राइब करते हो, किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the impurity in cast iron make it hard and brittle। अभी देखो कास्ट आयरन जो होता है, मतलब जो कच्चा लोहा होता है, उसके अंदर कौन सी इंप्यूरिटी होती है, इंप्यूरिटी मतलब कचरा कहेंगे या तो अशुद्धता कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, अशुद्धता। कौन सी इंप्यूरिटी होती है कि उसके कारण हमारा जो कास्ट आयरन है वो हार्ड हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, और उसको ठोकेंगे या तो कुछ तोड़ने की कोशिश करेंगे या तो हेवी उसके ऊपर वेट दे देंगे, तो मतलब वो जैसे चौक है ना हमारा, वो बोर्ड पे लिखते हैं व्हाइट वाला, कैसे वो मतलब भंगुरता होता है उसके अंदर, मतलब ब्रिटलनेस होता है, ऐसे दबाएंगे तो चूरा हो जाता है, उसी तरह थोड़ा सा ठोकेंगे तो पूरा टूट जाएगा। तो ये कौन सी इंप्यूरिटी के कारण होता है, तो आपको इसका नाम ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है। उसमें इंप्यूरिटी होती है सल्फर की, की इंप्यूरिटी होती है सल्फर की, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, इसका ऑप्शन बी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो क्वेश्चन यहाँ पे रोक देते इस मॉड्यूल के, आधे क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सवाल है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।